Good morning, students. Today we are going to discuss our chapter kinship, caste and class. किनशिप का मतलब होता है जी रिश्तेदारी और जातियां प्लस क्लास की किस तरीके की क्लासेस थी, क्लासेस का डिवीजन क्या था और कैसे ये इंट्रोड्यूस हुई किनशिप और किस तरीके से ये चली। अगर हम पुराने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें से जैसे हमारे यहाँ पर दो एंशिएंट टेक्स्ट का नाम भी दिया हुआ है, धर्मसूत्र, चाहे धर्मशास्त्र कह लो, चाहे आप महाभारत कह लो, चाहे बुद्धिस्ट राइटिंग कह लो, किस तरीके से परिवारों के बीच में रिश्ते थे, कैसे परिवार चलते थे और परिवार कैसे बनते थे, ये सारा जो सार है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब अगर शुरू की सोसाइटीज की बात की जाए 600 बीसी से लेकर 600 सीई, उस समय पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ में बड़ा चेंज था। जो लोग जंगलों में रहते थे उनकी जिंदगियां बदल गई, क्योंकि जिस तरीके से एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, फिर क्राफ्ट अगर हम देखें एमर्ज हुई क्राफ्ट, और जो सोशल ग्रुप थे उनके बीच में वेल्थ का आना हुआ, तो लोगों की ठीक है जिंदगियां बदल गई। ठीक है, उनके बीच के कुछ डिफरेंसेस आ गए, उनके बीच में लोग अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो गए। तो यही बात हम कह रहे हैं कि महाभारत और धर्मशास्त्र जो है, धर्मसूत्र जो है, चाहे बुद्धिस्ट राइटिंग है, इन्होंने फैमिली टाइज के बारे में बात की, हमारी जो सोशल क्लास की, हमारे जो समाज के नियम कायदे किस तरीके से वो दूसरों के साथ बर्ताव करते थे, कैसे उनकी सोच बदली, कैसे लोग बदले। अब ये जो फैक्टर्स हैं, इन सारी चीजों ने, अब जितने भी टेक्स्ट हैं इन्होंने कुछ नियम कायदे बनाए, कुछ तौर तरीके बनाए और अलग अलग सोशल सिचुएशंस, किस तरीके की, किस समय कैसा बर्ताव करना है, किस तरीके के हम धार्मिक धर्म होगा, कैसा धर्म होगा, कैसे तौर तरीके होंगे। ठीक है, अब अगर अब हम इन टेक्स्ट को एक साथ करें, अगर एक साथ रखें इन सारे टेक्स्ट को, ठीक है, तो एटीट्यूड्स, लोगों के जो एटीट्यूड, लोगों का रवैया है, या हमारी फैमिलीज का जो रवैया है, तौर तरीके जो हमारे समाज के अंदर थे, वो बदले हुए नजर आएंगे। प्लस अगर हम बात करें कि ये जो फैक्टर्स हैं, सोशल ऑर्डर है, इन्होंने लोगों की मिलना, लोग किस तरीके से एक दूसरे मिलते जुलते थे, कैसे शादियां होती थी और किस तरीके से वेल्थ पास ऑन हुई और पावर पास ऑन हुई, किस तरीके से पावर चली। अब अगर हम महाभारत, जो 1,00,000 दोहों से बना, 1,00,000 लगभग दोहे उसमें लिखे गए, ठीक है, अलग अलग तरीके की समाज उसमें दर्शाए गए, अलग अलग तरीके के लोग दर्शाए गए, अलग अलग क्लासेस दर्शाई गई। ठीक है, प्लस तौर तरीके। अब जो ये एपिक था, जो इतना बड़ा धार्मिक ग्रंथ था, ये 1000 साल पहले इसको लिखा गया। ठीक है, कब? 500 बीसी से शुरू होकर और जो ये स्टोरी है दो लोगों के बीच की है, जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, जो इतना बड़ा महाभारत है, जिसका हम क्रिटिकल एडिशन और महाभारत की बात करते हैं, जो महाभारत है वो भाई भतीजों के बीच में एक स्टोरी है कि किस तरीके से दो लोग, जिसको हम कौरव और पांडव कहते हैं, ठीक है, और कैसे इन लोगों ने गद्दी के लिए लड़ाई की, प्लस नियम कायदे और तौर तरीके सोशल हमारे जो समाज के थे। अब क्रिटिकल एडिशन, इसको जो लिखा गया महाभारत को किस तरीके से कंपोज किया गया,
महाभारत को बनाया गया कैसे, ठीक है। अब ये स्टोरी दो कजन्स की है आपस में जो लड़ रहे थे, कौरव और पांडव, ठीक है। और रूल्स और इसके अंदर नियम कायदे हैं समाज को लेकर कि आप एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करोगी। और फिर ये जो हमारा एपिक है, शुरू की समाज और बाद के समाज, उनमें किस तरीके के बदलाव आए, रीति रिवाज बदले, उनके नियम कायदे बदले, ठीक है। और पोएट वॉरियर्स जो बड़े बड़े क्षत्रिय थे, जो कवि भी थे, ठीक है, क्षत्रिय ट्रैवलर्स जो थे, ठीक है, जिन्होंने दूर दूर तक ट्रैवल किया, स्टोरीज कलेक्ट की, ठीक है, और राजाओं की, ठीक है, राजाओं का बखान किया। और फिर 5th सेंचुरी बीसी में ब्राह्मणों ने इसे लिखना स्टार्ट किया। लगभग ब्राह्मणों ने अपने तरीके का अपना नजरिया बनाया, इसे लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब इसका जो प्रोजेक्ट चला कि अब जब ब्राह्मणों ने इसे लिखना स्टार्ट किया तो उन्होंने दर्शाया कि कैसे राजा बने, कैसे छोटे कबीले बड़े कबीलों में तब्दील हुए, छोटे राजाओं ने बड़े राजाओं को हराया और गद्दी पर बैठे। अब है जी 1919 की बात अगर हम करें, अगर हम 1919 की बात करें, जो इसका छपाई मतलब ये जब ग्रंथ लिखना शुरू हुआ तो वीएस सुथांकर एक इंडियन संस्कृत स्कॉलर थे, एक विद्वान थे, ठीक है। उन्होंने महाभारत को का क्रिटिकल जो एडिशन है उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। और पहले इन्होंने संस्कृत जो पांडुलिपियां थी उनको कलेक्ट किया और फिर अलग अलग स्क्रिप्ट में इसे लिखा गया, ठीक है। और इवन ये जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1919 में तो बहुत सारे इसमें विद्वान थे, ठीक है। तो इनकी जो टीम थी उन्होंने अलग अलग जगह से दोहे, छंद, जो कहानियां थी अलग अलग जगह से कलेक्ट की, ठीक है। और जो इतनी जगह इन्होंने ट्रैवल किया उसके जो कॉमन चीजें थी उनको कंपेयर करके इसके अंदर समाहित किया। किसके अंदर? आपके महाभारत के अंदर, जो जिसको हम एपिक बोलते हैं, महाकाव्य। इस महाकाव्य के अंदर जो कॉमन टेक्स्ट थे उनको कलेक्ट किया। इसलिए इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि अलग अलग रीजन में पहले ट्रैवल किया इन्होंने, फिर उनमें जो वैरायटीज थी उनको जांचा परखा, फिर जब जो चीजें कॉमन मिली इन्होंने उस एपिक के अंदर लिखा, अलग अलग दोहे लिखे और रीजनल डिफरेंसेस को अलग अलग तरीके से नोट डाउन किया कि कहां पर क्या चीज बोली जा रही थी, कहां इसके बारे में क्या स्टोरी थी। इसलिए इस महाकाव्य को लिखने में 47 साल 47 ईयर्स इन्हें लगे, जिसके अंदर 13,000 पेजेस लिखे गए। अब ये जो प्रोसेस था, जब स्क्रिप्ट कलेक्ट हुई, ठीक है, तो दो चीजों का ध्यान रखा गया कि जो संस्कृत वर्जन था स्टोरी का उसके कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो इनके पास सबूत है कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो सब कॉन्टिनेंट में हमें मिली, बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट जो मिली, जिसमें कश्मीर से लेकर नेपाल, नॉर्थ, ठीक है, फिर केरला और तमिलनाडु साउथ में। तो नॉर्थ से लेकर साउथ में जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट हमें मिली उसका जो कॉमन एलिमेंट्स है ना संस्कृत वर्जन के, उनको कलेक्ट किया गया। फिर रीजनल वेरिएशंस जो थी, जो अलग अलग दशकों में चली, और उन रीजनल वेरिएशंस को अलग अलग तरीके से किसके रूप में लिखा गया? फुटनोट्स और एंड अपेंडिसेस के रूप में। जितनी भी रीजनल वेरिएशंस थी जो इस टेक्स्ट में थी उनको फुटनोट और अपेंडिसेस में लिखा गया। तो 13,000 पेजेस जो थे इसी वेरिएशन पर थे। 13,000 पेजेस जो थे इसी वेरिएशन को दर्शाते हैं। हर जगह फुटनोट
और अपेंडिसेस लिखे गए। तो हर पेज के अंदर ये चीजें डाली गई, ये चीजें लिखी गई कि ये जो रीजनल वेरिएशंस हैं इनको भी पढ़ा जाए साथ में। अब जो वेरिएशंस थी वो हमारे समाज के नियम कायदों को, ठीक है, हमारी जो सामाजिक इतिहास है, हमारा जो समाज कैसे बना, किस तरीके से ये कैरी फॉरवर्ड हुआ, ठीक है, और सोशल हिस्ट्री जो है हिस्टोरियंस के द्वारा 19th और 20th सेंचुरी में जो उन्होंने जो इश्यूज थे जो रिवील किए उनको भी लिखा गया। स्कॉलर्स ने दूसरी परंपराओं को भी पढ़ा, दूसरी भाषाओं में, जिसमें हम कहते हैं पाली, प्राकृत और तमिल, इनको भी, इनके अंदर से भी कुछ चीजें इंक्लूड की गई पाली, प्राकृत और संस्कृत में से। फिर संस्कृत जो टेक्स्ट थे, ठीक है, उनको सत्तावादी घोषित किया गया कि मेन जो टेक्स्ट है किसका, महाभारत का, उसके अंदर मेन जो चीज इंक्लूड की गई थी वो थी संस्कृत के बारे में जो चीजें थी। अब है जी किनशिप। किनशिप होता है जी रिश्तेदारी और शादियां, नियम कायदे और विविध परंपराएं, विविध तौर तरीके। अब फैमिलीज के बारे में अगर हम बात करें कि फैमिलीज क्या थी, किस तरीके से फैमिली के ट्रेडिशन थे, ठीक है, तो अब फैमिली जो थी वो बहुत बड़ा नेटवर्क होती थी, बहुत सारे लोग होते थे। तो किनशिप जो थी हर रीजन और हर समाज के अंदर अलग अलग थी। अब फैमिली को क्या कहते थे, जो इकट्ठे रहते थे, एक जैसे रिसोर्सेज शेयर करते थे, और इवन जो नियम कायदे थे वो एक साथ परफॉर्म करते थे, चाहे अलग अलग नियम कायदे हों, अलग अलग तौर तरीके हों, अलग अलग रीति रिवाज हों, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं। पहला जी किनफोक। किनफोक यूज की जाती थी सगे संबंधी, जितने भी सगे संबंधी होते थे उनको किनफोक बोला जाता था। और संस्कृत टेक्स्ट के अंदर जो यूज किया जाता था वो कुल यूज किया जाता था। कुल आता था जी परिवार के लिए। कुछ शब्द थे जो इस एपिक के अंदर आए। संस्कृत के टेक्स्ट के अंदर जो आए वो था कुल और ज्ञाति, जिसको हम ज्ञाति बोलते हैं, वो जी फैमिली का बहुत बड़ा नेटवर्क। और तीसरा था जी वंश, जिसमें वंश के अंदर अलग अलग रिश्तेदार, हमारे वंश के अंदर कितनी रिश्तेदारियां, वो सारी वंश कहलाती थी। तो क्लोज टाइज थे कजन्स, भाई भतीजों के बाद में, और वाइडर किन, बड़े रिश्तेदारियों में, ठीक है। इंपॉर्टेंस दिया जाता था न्यूक्लियर फैमिलीज को। तो एक तरीके से प्रैक्टिस जो थी रिड्यूस नहीं हुई सिंगल पैटर्न पर। रिटर्न, चाहे हम रिटर्न की बात करें, ठीक है, चाहे हम दूसरी बात करें, ठीक है, रिटर्न, चाहे हम शिलालेखों की बात करें, हर चीज के बारे में ब्यौरा मिलता है कि किस तरीके से धनवान लोग रहते थे, कैसे आम लोग जिंदगियां जीते थे, ठीक है। लेकिन अब ये कहते हैं फैमिली की टाइज जो थी वो जी नेचुरल थी, ब्लड पर। एग्जाम्पल के लिए कुछ सोसाइटीज में कजन्स को ब्लड रिलेशन वाला माना जाता था, कजन्स को। अब देखिए फैमिली की बात कर रहे हैं तो कजन्स को, ठीक है। हिस्टोरियंस इससे बहुत सारी इन्होंने इंफॉर्मेशन प्राप्त की इलीट फैमिलीज के बारे में, ठीक है। और इलीट फैमिलीज के बारे में रिश्तेदारियों का पता लगाना आसान था, लेकिन आम लोग जो थे उनके बारे में कुछ भी इतना ज्यादा व्यूज नहीं थे या इतना ज्यादा लिखा नहीं गया, तो आसानी से हम उनके बारे में उनकी रूपरेखा तैयार नहीं कर सकते थे, उनके बारे में पता नहीं लगा सकते थे आम लोगों के बारे में कि आम लोग जिंदगियां कैसे जीते थे। बड़े लोगों के बारे में हर चीज का पता लगता था। तो हिस्टोरियंस ने जांच की, विश्लेषण किया कि किस तरीके से फैमिलीज बनती थी, कैसे रिश्तेदारियां बनती थी। अब है जी, अब ये देखिए हिस्टोरियंस व्यू किनशिप प्रैक्टिस एज एक्टिव चॉइस। किनशिप की प्रैक्टिस जो मेन इनका मुद्दा था, किनशिप की किस तरीके से रिश्तेदारियां, किस तरीके से फैमिली का बड़ा नेटवर्क होगा, ठीक है, जो समाज का हमारा नियम कायदे हैं उनको, और प्रॉपर्टी को लेकर, स्टेटस को लेकर, प्रॉपर
चाहे पॉलिटिकल पावर को लेकर किनशिप पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया कि रिश्तेदारियां आपस में लोग कैसे मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है, अब है जी आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी, पितृसत्ता का आदर्श। अब पितृसत्ता क्या है जी, मैं बता दूं। पितृसत्ता को हम बोलते हैं पैट्रिलिनी, जिसमें एक सिस्टम है, हमारे वंश, हमारी फैमिली का जो पूरा वंश है उसके अंदर जो मेल है, जो सत्ता है परिवार की, वो सिर्फ भाई के पास जाएगी, या उसके आगे पोता हो गया, भाई हो गया, बेटा हो गया, पोते हो गए, उनके पास सत्ता जाएगी। मतलब लड़कियों को पैट्रिलिनी का कोई भी आदर्श नहीं माना जाता। पैट्रिलिनी में मेल मेंबर्स जो हैं उनके हाथ में परिवार की कमान आएगी, परिवार का जो मेन रोल होगा वो मैन का होगा। तो अब फैमिली में चाहे प्रॉपर्टी की बात कर लो, चाहे रुतबे की बात कह लो, चाहे नेम की बात कह लो, फादर का नेम, फादर की जो सत्ता है वो सन को ट्रांसफर होगी, सन से आगे ग्रैंड सन को ट्रांसफर होगी, इस तरीके से ट्रांसफर होती चली जाती है। और इसी चीज पर पैट्रिलिनी में इसी चीज पर जोर दिया जाता है। ठीक है, अब मदर के नाम पर अगर डिसेंडेंट का पता किया जाता है, उनके वंश का पता किया जाता है, अगर मदर का नाम चलाया जाता है तो उसको मैट्रिलिनी बोला जाता है, मातृ सत्ता। ठीक है, अब आइडियल जो पैट्रिलिनी का आदर्श है वो महाभारत से पहले भी था। महाभारत आने से पहले भी पैट्रिलिनी, पितृसत्ता को मेन माना जाता था। तो जो चिंता है पैट्रिलिनी को लेकर वो बहुत ज्यादा अद्भुत नहीं है रूलिंग फैमिली में, और ये एविडेंट है कि इसके मंत्र जो ऋग्वेद में लिखे गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि पैट्रिलिनी को मेन माना जाता था। आप, और ये भी पॉसिबल है कि ये जो एटीट्यूड्स हैं, ये जो आपके आदर्श हैं, आपकी जो बातें हैं, ठीक है, ये वेल्दी जो धनवान लोग थे जिनका रुतबे की बात होती थी, जिसमें ब्राह्मण है, तो ये चीजें ब्राह्मणों में बहुत ज्यादा होती होंगी कि पिता के बाद बेटा, बेटे के बाद पोते, ये सारे लोग जो मेल मेंबर्स हैं सोसाइटी के, वेल्दी हो गए, जो बड़े रुतबे वाले लोग हैं जिनका बहुत ज्यादा बड़ा रुतबा है, जिसमें ब्राह्मण होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा लागू होता था। तो जो स्टोरी है हमारी महाभारत जो है, ठीक है, जिसमें किनशिप की बात हुई है, रिलेशन की बात हुई है, वो झगड़ा था दो लोगों के, दो कजन्स के बीच में, दो भतीजों के बीच में, कौरव और पांडव, जो एक ही वंश से आते थे, जो था कुरु, और इनका जो वंश था वो एक कुरु जो जनपद था उसके ऊपर इनका राज था। अब कॉन्फ्लिक्ट, जो इनका झगड़ा था वो एक युद्ध का रूप ले गया, ठीक है, जिसमें पांडव जीत गए, और इसके बाद पितृसत्ता के रूप में पांडवों को राज्य मिला। अब और महाभारत के अकॉर्डिंग अगर महाभारत की बात की जाए तो उसमें बहुत ज्यादा दबाव दिया गया किस पर, पैट्रिलिनी पर। पैट्रिलिनियल जो सक्सेस है वो सबसे ज्यादा मेन है। तो इस कॉम्पोजिशन से पहले ये चलता था, ठीक है। अब पैट्रिलिनी के अंदर सन जो है, राजा के बेटे, ठीक है, जो भी होंगे उनका हक होगा फादर की डेथ के बाद हर चीज पर, जितने भी रिसोर्सेज हैं, फैमिली में मेन वो होगा करता धरता फैमिली का, फैमिली के जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी रेवेन्यू है फैमिली के, उस पर सारा, ठीक है। और इवन हमारे जितने भी मंत्रोच्चार हुए हैं उनके अंदर भी, ठीक है, इस चीज का ब्यौरा मिलता है। ज्यादातर जो रूलिंग डायनेस्टीज हैं, किससे, 6th सेंचुरी बीसी से, 6th सेंचुरी बीसी में ज्यादातर जो बड़े बड़े राजा थे, बड़े बड़े वंश थे, उन्होंने इसी सिस्टम को, ठीक है, फॉलो किया, विद वेरिएशन इन केस ऑफ नो सन। अगर सन नहीं होता था तो चीजें बदल सकती हैं।
अब अगर बेटा नहीं है तो सीधी सी बात है, पहली बात, अगर बेटा नहीं है तो ब्रदर्स सत्ता पर आएंगे। और कई बार रिश्तेदारों के अंदर भी ये चीज होती थी कि रिश्तेदार में से जो सबसे बड़ा होता है, रिश्तेदारी में जो हमारा पूरा कुल है परिवार का, उसके अंदर जो भी बड़ा है वो गद्दी पर बैठेगा। और एक्सेप्शनल केसेस में अगर देखा जाए, वीमेन एम्पावर्ड भी होती थी। प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त की आई थिंक बेटी थी प्रभावती गुप्त, जो गद्दी पर बैठी थी, जिनके हाथ में रिसोर्सेज आए थे। बीइंग ए वीमेन होते हुए भी उनको रिसोर्सेज रखने का हक था। तो ये सबसे एक्सेप्शन केस है। अब रूल्स ऑफ मैरिज, अब मैरिज के क्या नियम कायदे थे। अब मैरिज के जो रूल्स थे, ठीक है, अब जो हमारी वीमेन्स थी उनका कोई भी हक नहीं था किसके ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है। वो अपनी फैमिली से बाहर जब उनकी शादी होती थी, अपने मतलब अपना जो किन है, अपना जो पूरा कुल है, उससे बाहर शादी करती थी तो उसे एक्सोगैमी बोला जाता था। एक्सोगैमी होती थी, ठीक है। यंग गर्ल्स राइट सही समय पर सही व्यक्ति से शादी करती थी, सही समय और राइट पर्सन के साथ, ठीक है। फिर सन्स जरूरी, जो बेटा होता था वो जरूरी था अपनी पितृसत्ता को चलाने के लिए। अब बेटी को अपने कुल से, बेटी की अपने कुल से बाहर शादी करना बहुत ज्यादा सही माना जाता था, बिल्कुल सही स्टेप होता था अपनी बेटी की अपने कुल से बाहर शादी करना, जिसको एक्सोगैमी बोला जाता था। अब बड़े जाति के लोग, बड़े जो राजा होते थे या कह दो ब्राह्मण होते थे, उनकी बेटियों की सही समय पर शादी होती थी, सही उम्र में सही पुरुष के साथ ढूंढा जाता था रिश्ता। और फिर कन्यादान, अब देखिए कन्यादान, बेटी को पिता के द्वारा दिया जाने वाला दान, या पिता की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती थी जो अपनी बेटी को कुछ देता था वो, ठीक है। अब अलग अलग टाइप की मैरिजेस थी, जिसमें अरेंज मैरिज हो गया, लव बेस्ड, ठीक है, कैप्चर बेस्ड मैरिजेस एग्जिस्टेड, ठीक है, अलग अलग कस्टम। मनुस्मृति एक लीगल टेक्स्ट, ठीक है, जो है हमारा, उसके अंदर 8 तरीके की मैरिजेस बताई गई हैं, कुछ अच्छी और कुछ बुरी बताई गई हैं, जैसे जैसे हमारे नियम कायदे बदल रहे थे। अब मनुस्मृति में 8 तरीके की शादियां बताई गई, धर्मसूत्र जो है, चाहे हम धर्मशास्त्र कह दो, ठीक है। अब 4 जो है अच्छी हैं, जो आगे पीछे वाली 4 हैं वो बुरी बताई गई हैं। और जो फर्स्ट, 4, 5th, 6th फॉर्म्स ऑफ मैरिज जो है फ्रॉम द मनुस्मृति, अब मनुस्मृति में फर्स्ट मैरिज, 4th मैरिज, 5th मैरिज और 6th मैरिज जो है, मनुस्मृति के बारे में हम बात कर रहे हैं जब, अलग अलग तरीके की मैरिजेस थी। फर्स्ट मैरिज में जो होता था, डॉटर को गिफ्ट दिए जाते थे, ऑनर किया जाता था, ठीक है। और जो मैन होता था, जो जिस पुरुष के साथ शादी हो रही है, वो अच्छा लर्नड होना चाहिए। अब 4th मैरिज में द डॉटर वॉज गिफ्टेड बाय द फादर, दोनों को पिता, ठीक है, एड्रेस करता था, फिर अपनी लड़की को गिफ्ट देता था, ठीक है, दोनों अपनी ड्यूटीज करें, और जो दूल्हा है वो उसकी डॉटर के प्रति बहुत ज्यादा वफादार रहे। अब 5th मैरिज जो थी, अब उसे लड़की का हाथ दिया जाता था और दोनों अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीते थे। और 6th मैरिज जो है, वॉलेंट्री यूनियन ऑफ मेडन एंड द लवर, कि जो दोनों अपनी अपने तरीके से अपनी शादी करेंगे,
ठीक है, अगर वो चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, तो उनकी मन मर्जी है, वो शादी कर सकते हैं। तो फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स मैरिज को अच्छा बोला गया। ठीक है, अब है जी गोत्र। औरतों के जो गोत्र होते थे कि 1000 BC के बाद लोगों ने गोत्र, ठीक है, स्पेशली ब्राह्मण्स के अंदर क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और हर गोत्र जो था बहुत बड़े ऋषि मुनि के पीछे नाम की वजह से होता था वो। ठीक है, और एक गोत्र के जो लोग होते थे वो वंशज कहलाते थे। अब दो रूल होते थे गोत्र के अंदर। पहला, औरत जो है उसे अपना गोत्र त्याग कर अपने हस्बैंड का, वीमेन टिपिकली अपने हस्बैंड का गोत्र अपनी शादी के बाद अपनाएगी। एक गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। अब चाहे औरतों के नाम है चाहे मर्दों के नाम है, ठीक है, गोत्र के नाम से आते थे। ये अवेलेबल थे किसके लिए? अब देखिए यहां लिखा हुआ है, हाउएवर सतवाहन जो डायनेस्टी है, सम वीमेन केप्ट देयर फादर गोत्र शोइंग एंडोगेमी, कि अपने कुल के अंदर शादी कर ली जिससे उनकी कम्युनिटी की टाइज बढ़ गई। ठीक है, और सतवाहन जो है जिन्होंने वेस्टर्न इंडिया पर रूल किया, डेक्कन पर, ठीक है, तो उनके जो था एंडोगेमी की बात हुई। ठीक है, और कुछ जो सतवाहन थे रूलर्स वो पॉलीगाइनस भी थे। पॉलीगाइनस का मतलब होता है बहुत सारी शादियां, बहुत सारी बीवियां, बहुत सारी वाइफ्स। ठीक है, और सतवाहन रूलर्स जो थे, रूलर्स की जो वाइफ्स थी, गोत्र, उनके जो गोत्र थे जिसमें गौतमा और विशिष्टा, जो उनके फादर से गोत्र डिराइव हुए थे। सतवाहन रूलर्स की जो वाइफ्स थी उनके जो गोत्र थे वो फादर से आए थे, जिसमें एक गौतमा है और एक विशिष्टा है। ठीक है, उन्होंने अपने हस्बैंड का गोत्र नहीं अपनाया, सतवाहन डायनेस्टी की जो रानियां थी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्राह्मणों के रूल से अलग कर दिया, मतलब उन्होंने ब्राह्मणिकल रूल्स को नहीं अपनाया। जो रूल है एक्सोगेमी और मैरिज, ठीक है, अब एक्सोगेमी की जो बात है वो ब्राह्मणों ने सामने रखी, ब्राह्मणों ने उसके बारे में चर्चा की, और ब्राह्मण के जो भी टेक्स्ट थे, ठीक है, उसको फॉलो मतलब कुछ लोगों ने एक्सोगेमी को फॉलो किया, कुछ लोगों ने एंडोगेमी को फॉलो किया। तो ब्राह्मण, अब एंडोगेमी है जो बहुत सारी कम्युनिटीज फॉलो नहीं करती थी, लेकिन जिन्होंने फॉलो किया तो एक तरीके से ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अंदर ये चीजें नहीं लिखी गई थी। ठीक है, और कुछ मैरिजेस, ठीक है, जो थी किंग फॉक्स के अंदर, जो साउथ इंडिया में हमें मिली, जिसमें हमने एंडोगेमी की बात की अपने किन के अंदर। ठीक है, ताकि परिवार की नजदीकियां बढ़ाई जा सके और फैमिली प्रैक्टिसेस को जिंदा रखा जा सके। ठीक है, अब अगर हम बात करें जी, आगे जो हमारा टॉपिक है पॉलीएंड्री की बात, थोड़ी सी मैं पॉलीएंड्री की बात बता देता हूं, जिसमें द्रौपदी जो थी, महाभारत के अंदर द्रौपदी के बहुत सारे पति थे, तो इसका मतलब वो पॉलीएंड्री था। पॉलीएंड्री परंपरा हमें पांडवों के साथ मिलती है। ठीक है, और अब है जी इंपोर्टेंस ऑफ मदर, वर मदर्स इंपोर्टेंट। सतवाहन रूलर जो हैं उनको अगर हम आइडेंटिफाई करें, अगर उनकी बात करें हम, उनको अगर हम आइडेंटिफाई करें तो हम मेट्रोनॉमिक्स की माता के नाम से हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
लेकिन उन्होंने जो सत्ता को अपनाया वो था जी पितृ सत्ता के रूप में, लेकिन उनके जो नाम डिराइव हुए थे वो मातृ सत्ता से डिराइव हुए थे। भी माता के नाम पर उनके नाम रखे गए और सत्यवाहन जो थे, ठीक है, उनके नामों का जो उनका जो कन्वेंशन था नामों का वो माता के नाम पर था। लेकिन सक्सेशन जो थ्रोन पर था, भी जो गद्दी पर बैठे वो पैट्रीलिनियल, तो इसका मतलब कि मैट्रीलिनियल और पैट्रीलिनियल दोनों का प्रभाव था। मेट्रोनॉमिक्स हाईलाइट करता है कि जो शुरुआत में, ठीक है, अर्ली इंडियन सोसाइटी में पैट्रीलिनियल सक्सेस का भी बहुत ज्यादा बोलबाला था, लेकिन मैट्रीलिनियल को भी अच्छा माना जाता था। ठीक है, अब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमें शो करते हैं कि वीमेंस ने अपने फादर के गोत्र को, ठीक है, रिटेन किया। उन्होंने ब्राह्मण के जो अल्टरनेटिव प्रैक्टिस थी उसको चैलेंज भी किया कि उन्होंने पिता के नाम को नहीं अपनाया, अपने पिता के नाम को अपना लिया, अपने पति के नाम को नहीं अपनाया, पति के गोत्र को नहीं अपनाया। तो इससे उन्होंने ब्राह्मणिकल जो तौर तरीके थे उसे चैलेंज किया और अपना एक तरीका अपनाया, अपने तरीके से धर्म को आगे चलाया, अपने तरीके से अपने नाम को डिराइव किया। तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक है वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।